सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और आप लोग के सामने, और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बहुत से लोग अभी मुझे देखकर ये सोच रहे होंगे कि इतने दिन मैं कहाँ थी। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है, इस स्क्रीन को मिस किया है, अपने स्टूडियो को मिस किया है। और जो लोग सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर रहे थे उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जनाब मैं कहाँ पर गायब थी, मैं इतने दिन बाद क्यों आई हूँ। क्योंकि आप सबकी तरह मुझे भी ये लगता था कि कोरोना शायद ख़त्म हो चुका है, और कोरोना की जो एहतियाती तदाबीर थी मैंने भी बस पुश डालकर आगे निकल गई थी और एहतियात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे कोरोना हो चुका था और उसकी वजह से मैं घर पर थी, क्वारंटाइन में थी। अब मेरा कोरोना जो है नेगेटिव आ गया और मैं अब आप लोगों के सामने हूँ। और आप लोगों से यही कहूँगी कि जिस तरह मुझे ये लगता था कि कोरोना ख़त्म हो गया, और जब मैंने बाकी लोगों के साथ शेयर किया कि मुझे कोरोना हो गया, तो सबने यही कहा एकदम चौंक के कि कोरोना तो ख़त्म हो गया है, तो फिर तुम्हें कोरोना कैसे हो गया। लेकिन नहीं जनाब, कोरोना अभी भी मौजूद है। हाँ, केसेस थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से रिपोर्ट ये हो रहा है कि केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए कि जो हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को झेल कर आ चुकी हूँ, इसमें गुजर चुकी हूँ इसमें। तो आप लोग भी एहतियात करें, जो भी SOPs हैं कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पर, उसको जो है आप लोगों ने मलहूज़े ख़ातिर रखना है। और बहुत से लोग बुखार को, गला ख़राब या फ्लू को ये समझ रहे हैं कि शायद मौसम का असर है। मैंने भी शुरू में ये समझा था, लेकिन थैंक्स टू द डॉक्टर कि उन्होंने कहा कि आप सजेशन है आप कोरोना का टेस्ट करा लें। और जब मैंने कोरोना का टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव निकली, कोरोना पॉजिटिव। तो उसके बाद मुझे भी आइडिया हुआ कि नहीं जनाब, कोरोना अभी भी है, लेकिन बहुत से लोगों को उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए हम उसको रिलेट कर देते हैं कि शायद मौसम का असर है। लेकिन नहीं है, आप लोगों ने भी एहतियात करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आज से ना कुछ 60 या 70 साल पहले नाक, कान, गला और आंखों का एक ही शोबे समझा जाता था, लेकिन बाद में आंखों के शोबे को अलग कर दिया गया और बाकी मानदा तीनों शोबे अब भी दुनिया भर में इकट्ठे ही हैं, जिसमें सर और गर्दन की सर्जरी भी शामिल होती है। और उन्हें एक ही शोबे में रखने की एक वजह इन तीनों का बाहमी रबत भी है, बाहमी ताल्लुक भी है। और एक हिस्से की बीमारी दूसरे हिस्से में मसला पैदा करती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम तीनों में से किसी एक की बीमारी को देख रहे होते हैं, तो मालूम होता है बाद में जाके कि वो किसी दूसरे उसके सबब हो रही होती है। मिसाल के तौर पर कान की बीमारी की वजह से नाक या गले में कोई मसला हो जाता है, और हमने अक्सर भी देखा है कि हमारे कान में अगर मसला है तो हमारा ये पूरा साइड जो है ना वो दर्द करना शुरू हो जाती है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में प्री मानसून की एंट्री भी हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी आम हो रही है, और जिनमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं नाक, कान और गले की शिकायत होती है। तो नाक, कान और गले का आपस में ताल्लुक कितना गहरा है, प्री मानसून की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमें लाहक हो सकती है, और हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और बीमारियों की इब्तदाई अलामात क्या हो सकती है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर राशिद ज़िया साहब है, माहिर अमराज नाक, कान और गला है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, प्री मानसून की जैसे हम बात कर रहे हैं, और जैसे ही मौसम कोई भी चेंज होता है तो बहुत सारी मौसमी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है, और ख़ास तौर पर नाक, कान, गले की जैसे मैं बात करी, ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं। सबसे पहले तो बताइए इंटरलिंक किस तरह होते हैं कि एक हमारी कान में अगर दर्द होता है तो पूरी हमारे नाक में भी, आंख में भी दर्द होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि नाक, कान, गला और नाक के बाकी पार्ट्स में सबसे अहम है, क्योंकि स्पेशल सेंसेस 3 जो हैं आंखों के अलावा सारी इसी में है। ठीक है। हमारी स्मेल, हमारा सुनना, हमारा टेस्ट, और ये सेंसेस एक नॉर्मल लाइफ को दुआम के लिए, इंसानी ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सही। और इस हिस्से से हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, चीज़ें हमारी बॉडी में, ये हमारा गेट वे है सांस लेने का भी, खाने पीने का। अगर हमारा गेट वे बड़ा चेक्ड है, सही, एवरीथिंग इज नॉट अलाउड फ्रीली, और साफ सुथरी चीज अलाउड है, हवा भी साफ सुथरी है, बाहर से हम इन्फेक्टेड चीजें नहीं जाने दे रहे, तो बॉडी तो लामहला 100% ठीक रहेगी। ये तीनों ऑर्गन सेंटर में, जैसे रीगल चौक पे 4-5 सड़कें मिल रही हैं लाहौर में, तो हलक में जाके कान भी खुल रहे हैं, नाक भी खुल रहा है, गला भी खुल रहा है, और यहीं से फेफड़े और खुराक की नाली भी जा रही है। सो इट मीन्स कि इस एरिया को हमने क्लीनेस्ट रखना,
ओके। साफ सुथरे रखना है, यहाँ कंजेशन नहीं होने देनी। और ज़रूरी बात यह है कि मॉनसून में इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है। जो ही नमी का तनासब, ह्यूमिडिटी बढ़ती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ना कि ये कोविड, मलेरिया, डेंगू बढ़ेगी भी, हाँ जी। तो इसके साथ साथ हमारे कान की इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा। साल में एक दफ़ा अपने कानों को, आंखों को प्लीज़ ज़रूर चेक करवाएं। ठीक है। निप द इवल इन द बट। वक्त से पहले चीज़ दिखाने से बेहतर है कि ये चीज़ को 100 ईयर से ज़्यादा चलने वाली चीज़ें हैं, और अगर आप इसको मैनिपुलेशंस ना करें, कान साफ हरगिज़ ना करें, साल में एक दफ़ा दिखा लें, वहाँ डेब्रीज है, वैक्स है, उसको साफ करवा लें, तो अल्टीमेटली आपके कान बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है ना कि कॉटन बर्ड्स यूज़ कर लेते हैं हम लोग, और कान साफ करने के लिए अगर कान की बात करें, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम खुद ही से यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं हमारे कानों के। नार्मली कान ऑलमाइटी ने, क्रिएटर ने इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है कि किसी सफाई की ज़रूरत नहीं। अच्छा। नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, पूरी दुनिया में आपको 3 टॉवल दिए जाते हैं, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, बॉडी टॉवल। हमारे 10 माह गर्मी पड़ती है, ना भी टॉवल यूज़ करें, इट्स इक्वली गुड। लेकिन कान में कोई भी चीज़ ना फेरें। अगर आपके नाखून हैं तो उंगली भी ना उसमें डालें। सिर्फ टॉवल से बाहर से जितनी सफाई कर सकते हैं ये अलाउड है। किसी भी सूरत में बर्ड को, किसी भी और ऑब्जेक्ट को कान के अंदर ना फेरें। हम पब्लिक में बहुत सारे काम नहीं करते। हाँ जी। ऑल अलोन जब बैठे होते हैं तो हर वो काम कर रहे होते हैं, और आम तौर पे रोल मॉडल को फॉलो किया जाता है। अगर मदर कर रही है तो बच्चे करेंगे। अगर फादर एक काम मुश्किल कर रहा है, दांतों में तिनके मार रहा है, कानों में मार रहा है, तो बच्चे देख रहे हैं कि ये बड़ा नेक काम हो रहा है, एंड ही इज अलोन, ही विल बी डूइंग द सेम टास्क। सो हमें मेंटोर के तौर पे, रोल मॉडल के तौर पे दांत साफ करने हैं, फ्लॉस करना है, कान को सिर्फ टॉवल से बाहर से थोड़ा सा क्लीन करना है, कान के अंदर नहीं कुछ डालना। अच्छा। या उससे हम इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। और इस सीजन में आके फंगस और कान बंद होना एक आम सी बीमारी। और वो लोग जिनको शुगर है वो तो अज़ हद बहुत कोशिश करें कि अपनी शुगर भी ना इसलिए कंट्रोल रखें, और ऐसा काम हरगिज़ ना करें, क्योंकि उनमें एक दफ़ा इन्फेक्शन होगी तो इट विल गो फॉर वीक्स एंड वीक्स। और शायद एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल करनी आसान नहीं हो। मतलब ये इतना खतरनाक हो सकता है। That's right. That's right. तो एक जैसे हम आंखों की बात करते हैं कि जाके एटलीस्ट 6 महीने बाद चेकअप करा लें, इसी तरह कानों का भी ये जो है 6 महीने बाद, ये चले साल बाद ही जाके चेकअप करा लिया जाए। That's true. That's true. साल में एक दफ़ा दिखा लेना बेहतरीन हल है कि ये चीज़ें ऑप्टिमम भी रहेंगी और बहुत बीमारी को हम शुरू से पकड़ लेंगे, इसलिए हम बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। लेकिन ये कान, नाक और गले की बीमारियां ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों में भी ये ज़्यादा पाई जाती हैं, और इस मौसम में ज़्यादा होती है, तो बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं इससे। ये मौसम ही है जी। जब बच्चों की एज 5-6 साल से छोटी होती है तो उनमें मुदाफ़ियत नहीं होती, उनमें इन्फेक्शन होने का चांस मैक्सिमम है। बच्चे छोटे हर चीज़ सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग, और वो हर चीज़ को टच करते हैं, मुंह में डालते हैं, कान में डालते हैं, अपने नहीं डालते तो अपने फ्रेंड के डालते हैं या बहन भाई के डालते हैं। कानों में चीज़ें डालना, नाक में डालना, ये पूरी दुनिया में एक आम है। छोटे बच्चों के लिए वो सीख रहे होते हैं समथिंग न्यू। अल्टीमेटली बच्चे के कान में कुछ भी दर्द हो रही है, नाक से पानी, ब्लड, कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, समझिए कि उसके कान में, नाक में कुछ चीज़ चली गई है। अच्छा। और ख़ुद से निकालने की प्लीज़ कोशिश ना करें। कोशिश करेंगे तो आप मिजरी को, मसले को और ज़्यादा पेचीदा कर देंगे। जैसे हर बंदा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, 99% लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं ज़्यादा मतलब। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपना काम करें, अपने काम के अलावा हमको सब कुछ आता है, तो प्लीज़ डोंट डू इट। हमें सबसे ज़रूरी जो फोकस करना है आज के दिन, वो मॉनसून के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमें पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करना। जैसे आपको बताया जाता है कि जहाज जैसे वाइटल जगह पे भी आप सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन खुद लगाएं। अपने बच्चे, माँ है तो बच्चे बहुत, बच्चे नॉर्मल भी बहुत और हेल्दी भी बहुत, और कौम भी स्ट्रांग है। सबसे पहले अपनी केयर। अगर माँ केयर करेगी, बाप केयर करेगा, तो रोल मॉडल भी है, मेंटोर भी है। नेल वीकली प्लीज ज़रूर काटें। इसके नीचे जर्म्स की कॉलोनीज रह रही हैं,
और बच्चे वो ही जो हाथ है वो मुंह में डाल बड़ों ने, बच्चों ने, माँ ने अपने भी काटने, बच्चों के तो मैनी टाइम्स 2 दफा हफ्ते में काटने पड़ते हैं। ये काटें भी, फाइल से स्मूथ भी रखें, इससे इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। नंबर 2, हैंड वॉश जितना अच्छे तरीके से हम करेंगे, हमारे बच्चे भी उसी तरह हमें फॉलो करेंगे। सही। जिसको छींकें खांसी है उस पे फर्ज है, लाजम है, मैंडेटरी है कि वो मास्क लगाए। और वो पब्लिक प्लेसेस पे प्लीज ना जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन। जिसको खांसी या नज़ला जुकाम रहता है या है वो जाए तो मास्क लगा के जाए। ठीक है। वो डिस्टेंसिंग जरूर करे। अगर छोटे बच्चों को है तो फिर माँ को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब केयर नहीं कर सकते। और डॉक्टर साहब, ये खांसी नज़ला जुकाम की ये बड़ी बीमारी हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा चेंज भी होता है वेदर तो खांसी नज़ला जुकाम होना शुरू हो जाता है। तो क्या इससे पहले कोई इसकी प्रिवेंट कर लेना चाहिए? कोई वैक्सीन भी लगवा सकते हैं बच्चों को या बड़ों को भी? आपने बात ये बिल्कुल सही की कि बच्चों में इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। 60-70 के बाद कुछ लोगों को शुगर का इंसिडेंस ज्यादा होता है, मुदाफ़ियत थोड़ी सी कम होती है। वो लोग जो एक्सरसाइज सारा उम्र करते हैं, ठीक है, पर्सनल हाइजीन पे फोकस करते हैं, वो 70 ईयर्स 80 ईयर्स पे भी फिट और 16 साल के नजर आते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो एक्सरसाइज करना फर्ज है। हम थोड़ा सा रोटी, राइस, मीठा, जिसको कार्ब्स कहते हैं, ज्यादा खाते हैं। इंडियन पाकिस्तानी की ये निशानी है कि हम थोड़ा सा चीजें तो ऐसे ही खा लेते हैं। प्लीज, अगर आप बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको राइस, रोटी, ब्रेड, बेकरी कहते हैं, बिस्किट्स, इसको मिनिमम कर दें अपनी लाइफ में। वरना आपको बीमारियां ढूंढ रही हैं। आप समझ लें कि आप फुल्ली फोकस्ड हैं इस काम के लिए। बच्चे अगर फीडर पिएंगे, फीडिंग बॉटल लेंगे, उनमें इन्फेक्शंस का इंसिडेंस नाक, कान, गले का बाकी बच्चों से 10 गुना ज्यादा। अच्छा। जो बच्चे माँ का दूध पिएंगे उनमें इन्फेक्शन 10 गुना कम है। जो बच्चे वैक्सीन लगवाएंगे उनका चाइल्डहुड बेहतरीन होगा। जब भी वैक्सीन वाला आए, पोलियो वाला आए, प्लीज हम भी यही करते हैं, उसको पानी भी पिलाएं, उनका अदब भी करें। वो फरिश्तों जैसे हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं। अपने बच्चे को टाइमली वैक्सीन लगवाना एक बहुत बड़े अजाब से बचाने वाली बात है। इसलिए हमने फीडर का इस्तेमाल कम से कम करना है, मदर फीड को प्रमोट करना है। पर्सनल हाइजीन को अगर हम फोकस करेंगे तो बिल्ली में हम बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे घर के अंदर की सफाई। अगर हम अपनी सफाई के बाद घर के अंदर को बड़ा हमने अपने फेस की तरह चमकाया हुआ है तो यू आर द रोल मॉडल, यू आर द बेस्ट सिटीजन इन पाकिस्तान। ये मुल्क हमारा है, इसके जर्रे जर्रे को हमने चमका के रख देना है। साहब, घर को चमकाया, खुद को भी चमकाया, लेकिन हमारा अगर मुल्क ही नहीं चमक रहा होगा, हमारे गली मोहल्ले और हमारी आबो हवा ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे? ये मुनीबत तीसरी बात है कि हम गली को का जिम्मेदार तो मैं हूँ। अपने घर के बाहर अगर 100 पौधा मैंने लगाया है रोजेस का, उसकी मैं केयर कर रहा हूँ, और घर के बाहर कई दफा शॉपर भी पड़ा हो तो मैं खुद कई दफा हिम्मत करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा ड्राइवर भी करता है, बाकी लोग भी करते हैं। हमें रोल मॉडल बनना। हमें ये नहीं कहना कि साथ वाले ने नहीं किया, वो भी किसी दिन हमें देख के हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट, कहीं से तो स्टार्ट होना है। वी आर फुल ऑफ दस्तारेदीस, वी आर फुल ऑफ गुड पीपल। हर बंदे में एक खूबसूरत इंसान बसता है, बेशक बेशक। उसको लाएं, उजागर करें। ब्लेम गेम, क्लेम्स को खत्म करके हम सारे अच्छा सोचते हैं, लेकिन मोस्टली हम, एक साइकोलॉजी की टर्म है, एक इंसान के 24 घंटे में 70,000 ख्यालात आते हैं। हर नॉर्मल ब्रेन में 24 घंटे में 70,000 ख्यालात की वेव्स आती। अच्छा। ये नॉर्मल है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान इंडिया की नहीं बात हो रही। अच्छा। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड साइकोलॉजी की 70% ख्यालात नेगेटिव होते। नॉर्मली ये साथ वाले ने क्यों नहीं किया, घर वाले ने कहना क्यों नहीं माना, यहाँ पर हम हुकूमत पे डाल देते हैं, मुलाजिमीन नहीं आए सुबह से सफाई करने। नॉर्मल बिहेवियर इन ह्यूमन ब्रेन। इसको पॉजिटिव करना हमारा काम है। वो फरिश्तों जैसे हैं, वो पॉजिटिव सोसाइटी के लोग हैं जो सारा दिन ये सोचते हैं कि मैं तो आज करूंगा। जो आज के दिन टाइमली सोया था, बहुत टाइमली सोया था, और उसने एक्सरसाइज भी की थी, और वो उठेगा भी टाइम पे, ब्रेकफास्ट भी टाइमली करेगा, ठीक है, और घर से बाहर भी जाएगा तो बिल्कुल फेस
ब्लश कर रहा होगा, फ्रेश होगा, स्माइल हाँ, कर रहा होगा। हाँ। हमारे नबी की सबसे बड़ी खूबसूरत बहुत सारी बातें हैं, उनमें एक यह है कि स्माइल करना। आप स्माइल करते हैं तो पूरी दुनिया स्माइल करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग आपको जस्ट देख के स्माइल कर, आपके अगर 12 बजे हैं तो दूसरे के भी थोड़े से बज जाएंगे कि या इफ समबडी इज क्राइंग और समथिंग स्क्रीमिंग, तो आप चुप तो कर जाते हैं कि कुछ तो हुआ है, बेशक वजह पीछे कुछ भी ना हो, बिकॉज वी आर बाई डिजाइन नॉर्मल इंसान में नेगेटिविटी पॉजिटिव करना, ग्रोइंग करना, उसके लिए ऊपर खुद ही डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर से कौन से वाले इंसान को निकाल रहे हैं, नेगेटिव को निकाल रहे हैं या पॉजिटिव को निकाल रहे हैं। लिटिल एफर्ट से आपकी स्माइल आती है। एग्जैक्टली आप थोड़ा सा ऐड करते हैं और यही लोग फरिश्तों जैसे हैं, यही सोसाइटी का पॉजिटिव एंड। एग्जैक्टली लेकिन डॉक्टर मैं ये भी पूछना चाहूँगी, बहुत सी माएँ जो हैं वो घर में ही बच्चों को खुद से ही सिरप्स वगैरह पिलाना शुरू हो जाती है, कोई खांसी हो जाए, कान में दर्द हो जाए या जुकाम हो जाए, तो ये चीज़ें करनी चाहिए क्या हमें खुद से ही डॉक्टर से, अगर हम लोग पूछ नहीं रहे हैं तो? मिस ये बिल्कुल सही है कि कुछ अद्वियात हैं जो अलाउड है। ठीक है। पूरी दुनिया इसको कहते हैं OTC, ओवर द काउंटर। ओके। हमारे भी ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए कि बेसिक सी दवाइयाँ लाइक पेनाडोल, एलर्जी का सिरप, इचिंग की कुछ चीज़ जो सिंपल है, जिससे इंसान की सेहत को थोड़ा लॉन्ग यूज़ भी हो जाए तो नुकसान ना हो सके। ठीक है। ये पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा मिल रहा है, वो ऐसी चीज़ ड्रिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो तो अलाउड है, वो तो पूरी दुनिया में क्योंकि अलाउड है, हमारे भी अलाउड होना चाहिए। लेकिन एंटीबायोटिक्स, ये सुनना कि मेरी दोस्त के बच्चे को ये हुआ था तो उम्मीद है ये भी हो जाएगा, अगर हम ऐसा करते हैं और कर रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा नुकसान हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स का असर खत्म होने जा रहा है। वही अद्वियात जो छोटी सी डोज से आपके बच्चे को 100%, प्लीज नोज कान गले की इन्फेक्शन हो तो 3 से 4 दिन पहले एंटीबायोटिक ना दें। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% प्लस हम सबको जो इन्फेक्शन स्टार्ट होती है वो वायरस से होती है। उसका हल उस एरिया को पानी से फ्लश करना है, ठीक है, रेस्ट करना है, हाई न्यूट्रिएंट डाइट, अच्छी नॉर्मल डाइट लेना है, और लिटिल वार्म डाइट लेना है। हम बार बार एक लफ्ज यूज करते हैं, बिहेव लाइक जैपनीज। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तभी आप ये तमाम तर जितनी भी मौसमियाती बीमारियां हैं उनसे लड़ सकते हैं, वो चाहे बड़े हों या फिर छोटे बच्चे हों। डॉक्टर राशिद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मौसमियाती जो तब्दीली होती जा रही है और उसकी वजह से बहुत सारी मौसमी जो है बीमारियां भी लग रही हैं, उसके हवाले से हमने बात की। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं नफ्सियात के हवाले से। तो नफ्सियाती बीमारियां भी ना जिस्मानी बीमारियों की तरह ही इलाज और तवज्जो भी चाहती हैं। तो उन्हीं में से एक एहसास कमतरी भी है, और एहसास कमतरी का शिकार अफराद खुद को दूसरों से कमतर भी समझना शुरू हो जाते हैं, और इस कश्मकश में उनकी पूरी शख्सियत दांव पर लग जाती है और वो पूरी जिंदगी इसी सर्कल में घूमते रहते हैं। और इस नफ्सियाती आर्जे की कई वजह भी हो सकती हैं। कुछ की बचपन में नाखुशगवारियां सामने आई भी होती हैं, वालिदैन का नारवा सलूक होता है, तालीमी नाकामियां होती है, और बहुत से और भी चीजें होती हैं जो नफ्सियाती आर्जे की वजह भी बन सकती हैं। तो एहसास कमतरी से कई मनफी रवैये जन्म लेना शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर, जिनमें सरे फहरिस्त एतमाद में कमी होती है, समाजी मसरूफियात का ना होना और कम हिम्मती भी हमारे अंदर आ जाती है। और इस ही नफ्सियाती आर्जे के बायस लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का भी शिकार होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कोई एहसास कमतरी का शिकार है, जिसमें आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, नाखून चबा रहे होते हैं, दूसरों से नजरें मिला के बात नहीं कर सकते हैं, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, या फिर अपनी बात अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम एहसास कमतरी की एक और वजह पर बात करेंगे कि हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का यूज करते हैं और सोशल मीडिया की जिंदगी में उनका एक खास मकाम होता है, और उनको अक्सर लोग अपने साथ कंपेयर करके अपने अंदर ही अंदर एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। और क्या सोशल मीडिया स्टार की जिंदगी पहले दिन से ही ऐसी ग्लैमरस थी, या उनकी मेहनत से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है? ये सब कैसे देखे और समझे बगैर हम खुद को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? क्या ये एक बीमारी भी है,
और इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो सकता है कि नहीं हासिल हो सकता, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर राबिया उस्मान है, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर राबिया, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर राबिया, ये जो एहसास कमतरी का, जैसे अभी मैं एलेबोरेट भी करी थी कि कैसे कैसे चीज़ें जो है हमारे नफ्सियात पर काबू कर लेती हैं हमारे नफ्सियात को, तो ये एहसास कमतरी आखिर है क्या? कुछ चीज़ें मैंने बता दी है, कुछ चीज़ें आप बताएं कि ये है क्या एक्चुअली? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और जो मैं ऐड अप करना चाहूँगी वो ये कि बेसिकली एहसास कमतरी अभी बेसिक इसको हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो हम नहीं बोलते, ठीक है, बट यस इट इज द मोस्ट प्रिवेलिंग फैक्टर इन आवर सोसाइटी, खास तौर पे हमारी, बिकॉज हमारे बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। बेसिकली इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं लो, हम साइकोलॉजी टर्म में इसको लो सेल्फ एस्टीम भी बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि खुद एतमादी का अदम खुद एतमादी होना, तो बेसिकली होती क्यों है? होती इसलिए है क्योंकि आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग, बेसिकली फीलिंग्स का नाम है ना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और लेस देन, ठीक है, मैं इससे कम हूँ, या सोचना या फीलिंग रखना कि मैं इससे कम हूँ, या मेरे में ऐसा नहीं है और उसमें ऐसा है। एक कंपैटिटिव की एक कांस्टेंट फीलिंग जब आपके अंदर आती है तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी भी आ सकती है। जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी होती है एग्जैक्टली। और एंड यस इट रूटेड फ्रॉम चाइल्डहुड, और ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है और इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं स्टार्ट होने के। और चाइल्डहुड से अगर स्टार्ट करें राबिया, चाइल्डहुड से अगर ये स्टार्ट होती है तो ज्यादातर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? बच्चे तो ज्यादातर घर में रहते हैं ना, घर रहते हैं या स्कूल जाते हैं, लेकिन ऐसे क्या क्या चीजें हो सकती है? बस सबसे बड़ा जो है वो है हमारा, अब देखिए हम बच्चों को कॉन्स्टेंटली, इवन के पेरेंट्स भी बैठे होंगे ना, कॉन्स्टेंटली कंपेयर करेंगे, जब बड़ा वाला ऐसा करता है, छोटा वाला ऐसा करता है, छोटा वाला ऐसा करता है, कंपेयर करना। जो कंपेयर करना है ना वो इटसेल्फ एक बीमारी बन जाती है कि अच्छा मेरी बड़ी बहन अच्छा कर लेती है, मैं अच्छा नहीं करती हूँ। रिसेंटली सॉ मूवी, उसके अंदर वो, बल्कि अभी नहीं, कल ही मैंने एक मूवी देखी, उसके अंदर यही होता है कि बाप जो होता है वो कंपेयर करता है कांस्टेंट, हालांकि वो ट्विन्स होते हैं बच्चे, अच्छा, तो दोनों कंपेयर करता है, ये अच्छा करती है, बुरा करती है, अच्छा करती है, बुरा करती है। तो वो जो बुरा वाला जो जिस बच्चे में जो उसमें प्रॉब्लम होता है वो इट टर्न्स आउट टू बी इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और वो बच्ची बड़ी होके और बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स करती है, गलतियां करती है जिसकी शायद वो नहीं चाहती, बिकॉज शी ऑलवेज वांट्स अ प्रेज, एक छोटा सा प्रेज फ्रॉम हर फादर जो कि नहीं मिलता, और जो कांस्टेंट वो जेलसी क्रिएट कर लेती है फॉर हर सिस्टर, बहन भाइयों में आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। तो वो जो कंपेयर करने की जो बीमारी है ना हमारी सोसाइटी में, जो हमारे कल्चर में, दैट इज द मोस्ट प्रिवेलिंग फैक्टर है हमारे ड्यू टू फॉर द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी। हमें इस चीज को सोचने की जरूरत है, बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग टीचर्स, बीइंग सिस्टर्स, बीइंग एवरीवन, हमें सोचने की जरूरत है। एक तो हमें कंपेयर नहीं करना, हमने अगले बंदे को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, विद ऑल देयर ट्रेट्स, विद ऑल देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, विद ऑल द डिफरेंसेस। लेकिन ये एक्सेप्टेंस की कमी, ये तो राबिया हम घर की बात कर रहे हैं ना, कि घर में माँ बाप ही बच्चों को या आपस में बहन भाइयों को कंपेयर कर रहे होते हैं। स्कूल्स में भी तो ये हो रहा होता है, क्लासेस में ये हो रहा होता है कि बच्चे कौन से लाइक हैं उनको आगे बिठाना है, कौन से नालायक हैं या जो जल्दी नहीं पिकअप कर रहे होते हैं उनको पीछे बिठाना है या उनको अलग से बिठाना है। तो ये क्लासरूम में तो हो रहा होता है, बिल्कुल हो रहा होता है। और आप ये नोटिस करें कि एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पिछले दिनों भी आई थी कि वो जो टीचर है वो हाथी को भी कह रहा था दरख्त चढ़ो, वो बंदर को भी कह रहा था दरख्त चढ़ो। द पॉइंट इज कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि दोनों डिफरेंट हैं, दे बोथ हैव डिफरेंट फिजिकल ट्रेट्स एंड दे बोथ हैव डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। तो इट्स एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो हमारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इजाफा करती है बच्चों में, एंड दैट इज हाउ बड़ों में भी। जब आप कंपैरिजन करते, जैसे आपने टीचर की बात की, यही टीचर जब हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह में देखते हैं, तो टीचर्स आर डूइंग द सेम थिंग। और वही घर में आ रहे, अच्छा जी बड़े ने तो इतने नंबर ले लिए, छोटे ने इतने नंबर नहीं लिए, तो छोटे की कैपेसिटी ना हो लेने की या बड़े की ना हो लेने की। तो ये जो है ना एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये बोथ साइड से आनी चाहिए, किसी एक साइड से नहीं हम कह सकते, बोथ साइड से होती है। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करके उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें। आप ये भी तो फिगर आउट करें। चेंजेस एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू बताऊंगी कि वो ये है कि एज अ कल्चर भी हमारे में क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली कल्चर हमारा बन चुका है ना। और जैसे कल्चर की हम बात करते हैं कि हमारे कल्चर में ये कह ले कि कूट कूट कर भर चुका है कि हमने किसी के साथ हर किसी को हमने कंपेयर करना है। हम खुद भी हम समझ लें आपके अलग से बैठे हुए होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि अच्छा हमने किसी की पिक्चर देख ली, किसी को देख लिया तो यार इसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये थॉट ही क्यों आता है हमें सबसे पहले, इसकी क्या वजह है? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए हम वी ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर पीपल। हमें हर वो फ्लैशी चीज है, ह्यूमन नेचर है ना, हम नहीं कोई और भी होगा इन एनी नेशन इन द वर्ल्ड, कोई फ्लैशी चीज देखेंगे तो हम अट्रैक्ट एग्जैक्टली ठीक है। सो बेसिकली वो जो सब चीजें जो हमें अट्रैक्ट करी वो फ्लैशी है, वो इंसान भी हो सकता है, वो चीजें भी हो सकती हैं, वो ट्रेट्स भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो जो कांस्टेंट कंपैरिजन है ना, बेसिकली वो कांस्टेंट कंपैरिजन जो है वो एक आदत बन जाती है, फाइनली कंसिस्टेंट हमारा सोचने का पैटर्न बन जाता है। और जब उसी तरह पैटर्न में सोचना शुरू कर देते हैं तो हम बात बात पे खुद को कंपेयर करते हैं और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का रीजन बन जाती है। ठीक है, और हम क्यों होते हैं अट्रैक्ट, इट्स अ ह्यूमन नेचर। आप हर किसी को देख के होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम अट्रैक्ट उन चीज़ों से होते हैं जिसमें या तो बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, जिस तरह आप देखें मूवीज में दिखाते हैं बड़ी बड़ी फ्लैशी गाड़ियां होती हैं। अब असल में तो नहीं होती वो फ्लैशी गाड़ियां, फ्लैशी घर हर किसी के नहीं होते। सो हर इंसान जो है ना वो उसी डगर में भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। ये हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ है इन सब चीजों से। और लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, यार इसके पास इतना कुछ है, मैंने ये नहीं किया अभी तक, मैंने वो नहीं किया, इसने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव नहीं लेकिन किया। ये क्या राबिया सोशल मीडिया पर जो देख के हम एक दूसरे को दौड़ में शामिल कर लेते हैं कंपैरिजन के, ये ठीक है क्या, ये दुरुस्त अमल है? बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, हम ये भूल जाते हैं हमारा कल्चर बैकग्राउंड क्या है, हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस भूल जाते हैं, हम अपना सोशल सर्कल भूल जाते हैं, हम हमने इर्द गिर्द के लोगों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम जिस एरिया में या जिस लोगों में रहते हैं उनका माइंडसेट क्या है, जिन एरिया में वो रहते हैं माइंडसेट क्या है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भूल जाते हैं कि हो सकता है दे आर जस्ट पोजिंग टू बी लाइक दैट, दे वोंट बी लाइक दैट। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जितने सोशल मीडिया आप देखें पोजर से 90% लोग भरे हुए हैं। 10% यू वुड सी कि अच्छा जिन्होंने अपनी प्रोफाइल सही लगाई हो। एग्जैक्टली, एंड ओनली 90% आर द वंस हु आर पोजर्स। सो हम पोजर्स को देख के अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वही वाली बात है कि हम दोबारा से कंपैरिजन शुरू करते हैं और दोबारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और दोबारा से हमारी इश्यूज जो है ना वो परमानेंटली हमारे अंदर बैठ जाते हैं। और मतलब हम उन्हें समझते हैं सिर्फ एक वीडियो या एक पिक्चर से देख के कि शायद उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, उन्हें कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा होगा। छोड़े मुनीबा, सब छोड़ें। आप ये देखें कि हम कई दफा लिखते हैं यार इसकी स्किन कितनी अच्छी है, एग्जैक्टली मेरी स्किन क्यों नहीं अच्छी। अब द पॉइंट इज कि उससे पिक्चर में पता नहीं कितने फिल्टर्स लगाए होंगे या उससे पता नहीं कितना मेकअप किया होगा। और असल में अगर आप उसको देखें तो इवन दो हम लोग जो सेलिब्रिटीज को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, उनके भी कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हम उनको सिर्फ देख के एज ए सेलिब्रिटी हम उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अगर हम उनके फ्लॉज का हमें पता लगे तो शायद हम उनको एक्सेप्ट ना करें। तो सोशल मीडिया की जो लाइफ है और जो स्क्रीन की लाइफ है दैट इज टोटली डिफरेंट। जिस तरह मैंने आपको स्किन की एग्जांपल दी, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। हम ये कहते हैं शी हैज सच अ ग्लोइंग स्किन, अच्छा उसका अब उसके क्या क्या पीछे फैक्टर्स होंगे ग्लोइंग स्किन होने के, वो एक अलग बात है। ठीक है, हम उन चीजों पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ देख के हम उन चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और उन चीजों की वजह से फिर जब हम इस दौड़ में शामिल होते हैं तो हमारी अपनी ज़ात जो है उस चीज से इफेक्ट हो रही होती है। और ये जब ये चीजें होना शुरू हो जाती है, इन्फीरियरी जो हम खुद को ही इन्फीरियर फील करना शुरू हो जाता है, तो आगे जाके फिर क्या क्या हमारे डिसऑर्डर्स में ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। सबसे पहले सामने एंजाइटी डिप्रेशन की बात की, सबसे पहले तो हमें ये होता है कि डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है बिकॉज वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। एंजाइटी होती है कि अल्लाह ये करें तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उस रेस में क्यों नहीं भाग रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि
बहुत सारे वल्नरेबल भी लोग होते हैं जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ऑलरेडी, पर्सनालिटी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग जो होते हैं, अवॉइडेंट पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, वो ऑलरेडी इन चीज़ों का शिकार होते हैं, वो और ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर डूबते जाते हैं। सो यू नो इसके कुछ इनहेरिटेंस भी आ जाती है कि इस फैमिली में है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी हो जिससे यू वुड बी इनहेरिटेड कि शायद आपको उसको देखकर कहते ना वो आपके आप सामने एक रोल मॉडल हो तो आपके लिए इजी होता है वो पिक करना। सो दे ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आप वो करो जिस पे आपके बच्चे आपको कॉपी करें, सो डू ऑलवेज डू गुड। तो जब फैमिली में भी कोई ऐसा बंदा हो जिसको कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हो तो बच्चे कई दफा उससे भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी जिस तरह अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत होता है इन लोगों के अंदर, बिकॉज दे वांट कि हमें इम्पोर्टेंस मिले, सो दे वांट टू ड्रॉ यू नो अटेंशन कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग हमारी तरफ ज़्यादा माइल हो। बेसिकली अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के इश्यूज होते हैं। इसके अलावा दे वांट टू बी परफेक्शनिस्ट। कुछ लोग होते हैं ना बहुत पोस्ट कर देते हैं कि हम बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, हमें तो ये हो वो। बेसिकली दे ऑल्सो हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फीलिंग, ठीक है, उनके अंदर ही अंदर होती हैं। अच्छा, बेसिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो उन लोगों में भी होता है जिनके अंदर सुपीरियरिटी होता है। अच्छा, यस, सो इंफीरियरिटी एक्चुअली लीड्स टू सुपीरियरिटी। सो हम कई दफ़ा लोग बहुत सारे नोट करते हैं कि एक बंदा जो बड़ा परफेक्ट बिहेव कर रहा है और हर तरीके से परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है, लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग्स को छुपा रहा होता है और छुपाते छुपाते ग्रैंडियोसिटी आती है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बेसिकली they are hiding their inferiority complex feelings, so it's a complex process. Sometimes हम लोग देते हैं they are very loud, then they are very attractive, but basically वो अंदर ही अंदर ये वाली feelings को hide करके बैठे। इसका मतलब है कि हर किसी में ये चीज पाई जाती है। Yes, पाई जाती है, but yes, हर किसी के अंदर इसको कोप अप करना जो है वो नहीं होता। कह लें कि हर किसी के बस में नहीं होता, कैपेसिटी नहीं है कि किस तरह इसको हम लोग कोप अप कर सके। लेकिन क्या आप क्या टिप्स देंगी इसकी राबिया कि अगर किसी को पता चल रहा है कि हमारे अंदर ये चीज आ रही है, इनिशियल स्टेजेस पे है, या अगर वालिदैन को पता चल रहा है कि हमारी वजह से, हमारे कुछ ट्रेट्स की वजह से या कुछ बिहेवियर्स की वजह से ये चीजें बच्चों में आ रही है, वो एहसास कमतरी का शिकार होना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी अगर कोई एडल्ट ऐसा है, ठीक है, तो दे कैन गो फॉर सम थेरेपी। दे ऑलवेज हेल्प, सीबीटी होगी, साइकोथेरेपी होगी, दे हेल्प। जो टिप्स देना चाहूँगी पेरेंट्स को, क्योंकि अगर वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे में कांस्टेंट फीलिंग्स हैं इन्फीरियरिटी की, क्योंकि इंसान इनसिक्योर, बच्चा भी इनसिक्योर फील करता है, उसे लगता है मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है, टॉयज पे कर देते हैं बच्चे। यस, सो अभी खैर स्कूल से बहुत अच्छा किया है कि यू कैन नॉट ब्रिंग टॉयज एंड कलर्ड क्लोथ्स, बिकॉज बच्चे कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं, दे गेट इनटू इंफीरियरिटी। जो पेरेंट्स को टिप देना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को कंपेयर करना बंद करें, उनको एज अ होल एक्सेप्ट करें एंड डोंट कंपेयर विद देयर सिबलिंग्स इवन, ठीक है। कई दफा कजन्स के साथ, सिबलिंग के साथ इतना ज्यादा कंपैरिजन होता है कि बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं। ऑफ कोर्स वो और फिर बड़े होते होते उसके अंदर इतना ज्यादा वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर वालिदैन ही परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को क्या हुआ। आप कभी नोट करें मुनीबा कि वो पेरेंट्स जो बच्चों की छोटी छोटी बात पे प्रेज करते हैं, उनके बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट, बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। दैट इज द वन ऑफ द फर्स्ट टिप आई वांट टू गिव कि उनको छोटी छोटी बात पे प्रेज करें, उनके छोटे छोटे एक्शंस को प्रेज करें, सो दैट दे वुड बी एनकरेज्ड। उनमें फीलिंग ऑफ कह लें कि कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मैंने ये किया है, सो आई हैव डन समथिंग। एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है बच्चों के अंदर, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आती है बड़ों से कि अच्छा ही और शी इज़ द पर्सन जिसके साथ आई कुड फील सिक्योर। क्योंकि बेसिकली इंफीरियरिटी में क्या होता है, आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं लोगों से, अपने सिबलिंग से, अपने घर वालों से, फैमिली से, एवरीबडी अराउंड यू। तो जब आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिलती है तो यू बिकम इन्फीरियर, यू फील इन्फीरियर एक्चुअली। तो आप बच्चों को फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी दें, इनको सिक्योर एनवायरनमेंट करें, उनकी छोटी छोटी बातें प्रेस करें। सेकेंडली जो है हमारे बिल्कुल प्रिवेलिंग नहीं है, ना ऑलवेज टेल माई ऑल क्लाइंट्स के जो करें वो इज़ अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये हम नहीं करते हैं।
पॉजिटिव सेल्फ किया, हम बैठे होंगे ना, वी कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली, हाँ, अब मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, मेरा, सो वी आर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग। मतलब अगर हम किसी के सामने अगर बड़े परफेक्ट बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अकेले बैठ के हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि ये हमारे में कमी है, इस चीज को हमें फुलफिल करना है, तो ये चीज खुदारा ना करें, ये उस चीज को और बढ़ाती है। तो हमारे साथ राबिया उस्मान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी। राबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं, और एहसास कमतरी के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे और कुछ टिप्स हैं जो राबिया ने हमारे साथ शेयर की हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और शहर लाहौर के मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। शहर लाहौर दुनिया के चंद उन शहरों की फहरिस्त में आता है जहां आबादी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और यही वजह है कि मसाइल भी यहाँ आए दिन पैदा हो जाते हैं और इन मसाइल को हल कोई नहीं कर पा रहा है। बागों का शहर कहलवाने वाला लाहौर आजकल भी ऐसे ही मसाइल से दो चार है। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहां लोग परेशान हैं, वहीं पर नान, रोटी और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि डिप्रेशन का शिकार हो गए। इस वजह से लोग नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। गरीब से अब सस्ती रोटी और नान तक की सहूलत जो है ना, वो छीनने की कोशिश की जा रही है। जहां तक नान बाई एसोसिएशन की बात है, उनके मुतालिबात भी तस्लीम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से नान और रोटी की कीमतों में इजाफा किया गया है। क्या इंतजामिया इतनी बेबस है? क्या कीमतों में इजाफे बाकायदा इदारों की मंजूरी से नहीं किए जाते हैं? और अगर बात की जाए जनाब प्री मानसून की, तो शहर लाहौर में प्री मानसून की भी शुरुआत हो चुकी है या उसकी तैयारियां भी की जा रही है। तो इस हवाले से इंतजामिया ने वासा के साथ मिलकर कौन कौन से इकदामात किए जिनकी बुनियाद पर शहरियों को नकासियाब के मसाइल से बचाया जा सकता है। और आज से हम देख रहे हैं कि एक और चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है कि 9 बजे तक जो है मार्केटें भी बंद की जाएंगी। तो ये सारे मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीसी लाहौर हैं उमर शेर चट्टा साहब हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी। सर, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं। जो सस्ती जो सहूलियात हैं गरीब से, वो एक के बाद एक छीनी जा रही हैं। नान रोटी जो उसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, क्या मुतालिबात नहीं पूरे किए जा रहे हैं, और क्या मसला क्या आ रहा है, किस चीज़ का मसला? देखिए, नान और रोटी की कीमतों में जो इजाफा था उसको इस गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, क्योंकि ये जो आटे का एक 20 किलो का थैला था वो तकरीबन 1300 रुपए पे उसकी कीमत पहुंच चुकी थी। तो उसके पेश नज़र तंदूर और आटा तंदूर एसोसिएशन ने, नान बाई एसोसिएशन ने 12 रुपए की रोटी कर दी और 18 रुपए का नान कर दिया। हमने उनके साथ मीटिंग की, गवर्नमेंट ने बड़ी हैवी सब्सिडी बेयर की। 1300 रुपए का जो 20 kg का आटे का बैग था उसको 1000 बल्कि 980 रुपए पे लेके आए। 980 रुपए पे जब आटे का बैग आया तो हमने नान बाई एसोसिएशन से डिमांड किया कि अब आपको रोटी और उसको लोगों के लिए करना पड़ेगा। तो अब पूरे शहर में 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए के नान पे अमल दरामद जारी है। अच्छा। हफ्ते के 7 रोज़ हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, मैं खुद, हमने रोज़ाना तकरीबन 10-20 तंदूर सर्वे करते हैं। और आप देखें कि रोटी का रेट जो कि आउट ऑफ कंट्रोल था, ये गुज़श्ता 5 सालों में 6 रुपए से 12 रुपए पे था, उसको हम 12 से वापस 10 पे लेके आए, और नान को 18 से वापस 15 पे लेके आए। और ये हमने तमाम अमीर गरीब इलाकों में अपनी टीम सेंड करके और एक यकसा तरह का प्राइस चार्ट बना के आवेज़ा कराया है। इस पे रेजिस्टेंस लाजमी थी नान बाई एसोसिएशन की तरफ से कि हम पे जुर्माने और पकड़ दकड़ और हमें इस कीमत पे नहीं। हमने इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से ये चीज़ कैलकुलेट कराई कि अगर 20 किलो का आटे का थैला 980 का लें तो तमाम लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट डाल के तकरीबन वो 8.5 रुपए की रोटी बनती है। तो 1.5 रुपए के मार्जिन के साथ उन्हें 10 रुपए पे बेचने में कतन कोई नुकसान नहीं है। और हमारे मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस, तमाम हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी, नान बाई एसोसिएशन, फ्लोर मिल एसोसिएशन, हमने मिल के बैठ के
10 रुपए की रोटी और 15 रुपए के नान का फैसला लिया जी, और गुज़श्ता 7 दिन से हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। ठीक है, ये जान लेते हैं इमरान से कि अमल दरामद कितना हो रहा है। इमरान, आपको खबरें तो आती होंगी, आपने भी रिपोर्ट किया होगा कि ये 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान मिल रहे हैं हर तंदूर से। नीबा, बहुत शुक्रिया, चूँकि काफ़ी अहम इशू है और मौजूदा गवर्नमेंट में रोटी जो है वो सबसे अहम इशू है, क्योंकि इन्होंने 2 रुपये की रोटी भी बिकवाई हुई है और आटे पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर में मुतअद्दिद तंदूरों पर हम गए, जिसमें चुबुर्जी, अनारकली, टेम्पर रोड और तंदूरों के नामों का भी हमें पता है। अच्छा। क्योंकि बाकायदा जाकर हमने पूरी एग्जैक्ट रिपोर्ट करनी होती थी, क्योंकि मामला था रोटी की कीमत और नान का। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इनके 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए नान बाई एसोसिएशन से कि जो ज़िला इंतज़ामिया भी चाह रही थी कि सादा नान, बगैर तिलों वाला कुलचा नहीं होना चाहिए, सादा नान, ये 15 रुपए का बिकेगा। अच्छा। और जो रोटी है वो 10 रुपए की बिकेगी। ठीक है। अब तंदूर मालगन ये कह रहे थे कि हम रोटी जो है वो 12 रुपए की बेचेंगे और नान जो है वो 18 रुपए का बेचेंगे। अब वो मौजूदा सूरत हाल ये है कि 26 जून को इन्होंने एक धमकी दी हुई है, यानी कि नान बाई एसोसिएशन। अच्छा। कि जो नान है वो 25 रुपए का बेचेंगे और जो रोटी है वो 15 रुपए की बेचेंगे। ये 26 जून जो आने वाली है। ओके। अब बात रहेगी रिपोर्टिंग की और लोगों के तासुरात की, जो हमने गए और देखा भी, फीडबैक जो मिल रहा था, जिसकी वजह से इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा इस वक्त हरकत में है और डीसी लाहौर हमें रोज़ाना जो है वो फील्ड में नजर आती है और यही हम चाहते हैं डी साहब खुद फील्ड में नजर आए। और यही जो पता क्या है, खुद भी आते होंगे, मगर चूंकि जब एक हाइप क्रिएट होती है, लोगों को परेशानी होती है, तो लाहौर न्यूज़ हमेशा से दिखाता है शहरियों की आवाज़। तो हम तंदूरों पे गए, टेम्पर रोड पे गए, अनारकली गए, चबुर्जी गए, वहाँ पे नान जो था उन्होंने खुद जो नान लगाने वाले थे, जो मालक कह रहे हम 18 रुपए का बेचेंगे, हमें वो भी दिखाया। हालांकि उसके बाद वहाँ पे भी रेट हुई, ठीक अच्छा। है, वहाँ पे भी मजिस्ट्रेट्स पहुँचे और उनकी हमें कॉल्स भी आई कि इस तरह हमारे साथ हो रहा है, मगर ये है कि अब वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में है नान ना, 15 रुपए में। मतलब अगर रेड की जाएगी तो फिर ही क्या कंट्रोल में आएंगे? वो कहते हैं, मेरे इलाके में भी अभी मैं आपको वैसे ऑनेस्टली बता दूं, 18 रुपए का नान और 12 रुपए की रोटी मिल रही है। वजह क्या है? वजह यही है कि उनको पड़ ही नहीं रहा। जो आटा है, फर्ज करें वो 990 रुपए का ले रहे हैं, या जो 10 किलो का थैला उनको मिल रहा है, वो कहते हैं कि हमें गैस महंगी हो गई है, बिल्कुल बिजली का बिल है, लेबर है, दुकान का किराया है, फिर उसके बाद तमाम तर चीजें निकालती हैं, तो हमें रोटी और नान में वो फार्मूला जो है समझ नहीं लगता जो मौजूदा फार्मूला है। अगर वो अपना फार्मूला बताते हैं तो वो कहते हैं कि 50 पैसे या 1 रुपए का हमारे से साथ मार्जिन में रखें, या रोटी की कीमत बढ़ा। अब रोटी की कीमत मौजूदा गवर्नमेंट पे तो नहीं बढ़ सकती, ये पहली बात। अच्छा। क्योंकि उन्होंने 200 अरब, वो तो कह रहे हैं बढ़ गई है, 200 अरब रुपए मतलब कि वो 10 रुपए की रोटी कम हो गई है, कंट्रोल की। इमरान साहब बात कर रहे हैं, जब हम अमल दरामद के मराहल के पहले 1-2 दिन में थे जी, तो 12 रुपए से रोटी को 10 रुपए पे लेके आना और 18 को 15 में लेके आने पे मुश्किल काम था। मगर मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि शाहदरा से लेके डिफेंस तक ऑल अक्रॉस लाहौर इस टाइम 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान है। अच्छा। किसी 1-2 जगहों पे वायलेशंस तो प्राइस की हर टाइम मौजूद होती हैं। इवन तंदूर और तंदूरों के साथ जितने छोटे होटल्स हैं उन पे हस्पतालों के इर्द गिर्द हैं, लारी अड्डे के इर्द गिर्द हैं, मुसाफिर खानों के इर्द गिर्द हैं, मेन रोड्स पे, मार्केट्स में, महल्लों में, उन तक हमने बाकायदा लिस्टें अवेज़ा कराई हुई हैं। और आप दोबारा चेक कीजिएगा, उनकी डिमांड या उनका अल्टीमेटम या उनकी वो चीज़ें केप्ट असाइड, मगर प्राइस डिस्प्लेड है। मैंने भी डेली सर्वे करता हूँ और ख़ुद भी जाता हूँ, तो इस टाइम 980 रुपए का जितनी देर आटे का थैला रहेगा उतनी देर रोटी 10 रुपए की रहेगी और नान जो है वो 15 रुपए का ही रहेगा। और आप लोगों से भी यही कहेंगे जनाब, अगर आप लोगों के इलाके में अगर ऐसा कोई वायलेशन कर रहा है तो आप लोगों को शिकायत कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और जैसे कि 9 बजे आज इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि 9 बजे मार्केट से बंद कर दी जाएंगी, तो ये किस वजह से है? शॉर्टेज ऑफ लोड शेडिंग है या फिर कोरोना की लहर जो एक दफ़ा दोबारा हाइप क्रिएट हो रही है उसकी वजह से? ये इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के स्टेप के लिए है। हमने एक स्टडी की फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कहने पे, उसकी
उस स्टडी को अगर आप देखें तो 8 बजे अगर मार्केटें बंद की जाएं तो हम शहर लाहौर में तकरीबन 700 मेगावाट बिजली की बचत कर सकते हैं रोज़ाना। ठीक है। और अगर हम 9 बजे करें तो भी हम तकरीबन 500 मेगावाट बिजली बचाते हैं। तो ये बिजली जो हम बचाएंगे ये हमारे ही लाहौर के शहर में हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का सिस्टम है और जो लोड मैनेजमेंट लोड शेडिंग है उसमें कमी आएगी, हमारे घरों में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारे उसमें। और वर्ल्ड ओवर ट्रेंड है 6 बजे दुनिया में मार्केटें बंद होती हैं, 7 बजे मार्केटें बंद होती हैं, सनसेट के साथ मार्केटें बंद होने का ट्रेंड होता है। तो इधर लेट मार्केटें खुलती हैं फिर लेट बंद होती हैं जी। उसमें हमने तमाम ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड लिया। ट्रेडर्स की बात थी कि दिन के टाइम हीट वेव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लोग मगरिब से पहले गाहक बाहर नहीं निकलते, कंज्यूमर आता नहीं है। हमने तमाम होलसेल, तमाम रिटेलर्स, तमाम कमर्शियल मार्केट्स, हमने शालम से लेके तो जितनी मॉडर्न मॉल्स हैं उन सब के ट्रेडर्स यूनियंस को ऑन बोर्ड लिया। तो मिड वे गवर्नमेंट ने ये इख्तियार किया कि 8 बजे अगर बहुत अर्ली है तो 9 बजे तक जो है वो 11 बजे बहुत लेट है तो 9 बजे का फैसला लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट की ट्रेडर्स के नुमाइंदगान को लाहौर बुलाया। तो ये कंसल्टेशन के साथ एक डिसीजन गवर्नमेंट ने किया 9 बजे का, और इस पे अमल दरामद करने के लिए भी हमने बड़ा पोलाइट तरीका रखा हुआ है कि हम इन पे कोई रेड, जुर्माने और छापे नहीं, बल्कि हम इनकी ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फर्स्ट स्टेप में बात करेंगे, वार्निंग देंगे, वार्निंग करेंगे और कंसेंसस के साथ मार्केटें 9 बजे बंद की जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रेस्टोरेंट्स, टेक अवेज और जो दीगर हमारे कैफ़ेज़ हैं उनमें लेट सिटिंग का ट्रेंड है, उन्हें 11:30 बजे बंद कराने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने पांचों अपनी तहसीलों में भी आज से ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, आज से ही तमाम रेस्टोरेंट्स, तमाम टेक अवेज एंड तमाम कैफेज, क्लब्स 11:30 बजे बंद होंगे। तो 11:30 बजे बंद करने के लिए हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं, उनको भी हम ऑन बोर्ड करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, मैसेजेस डिस्प्ले करेंगे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, फिजिकली बैनर्स एंड प्ले कार्ड्स मार्केट्स में लगाएंगे, क्योंकि इस तरह की आगाही मुहिम चलाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ताकि बाद में लोग ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस टाइमिंग पे हमने बंद करनी है और बाद में हम किसी और के ऊपर जो है उंगली उठा सकें। इमरान, आपसे जानना चाहूँगी, ताजिर बरादरी खुश है, वो मान गए हैं कि हमने 9 बजे बंद करनी है या वो कुछ मुतालिबा कर रहे हैं? मुंदिबा, पहले तो मैं कहूँगा घबराना नहीं। ठीक है। वो इसलिए कि देखें कोरोना के बाद महंगाई के बाद बिजली का शॉर्टफॉल, और बिजली के शॉर्टफॉल के बाद फिर भी ताजर तबका ही जो है वो सामने आ रहा है। और आगे आपको पता है महंगाई का दौर है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो आगे भी जो आ रही है 30 आ रही है, वहाँ पे भी बढ़नी है और लोग पहले से तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। अब जो मैंने खुद देखा है, जो गाड़ियों पे आते थे वो बाइक्स पे आना शुरू हो गए। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर 9 बजे दुकान बंद होती है, ठीक है, ये ट्रेंड है लाहौर शहर का। बाहर के मुल्कों में अजान मगरिब, यानी कि हम तो अजान मगरिब की, चाहे वो 6 बजे बंद करते 7 बजे, मगर वैसे भी मगरिब के वक्त दुकान बंद हो जाती है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में अगर होता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पहले उनको लाया जाता है, पहले कोरोना था, उसके ऊपर सफरी पाबंदियाँ तो हुई, तो दुकानों की पाबंदियाँ तो हुई, तो अब बिजली का शॉर्टफॉल आ गया। अब 700 मेगावाट को अगर ये रात को 9 बजे बंद करवा लेते हैं तो 500 मेगावाट बचत होती है। ये बहुत बड़ी बचत है लाहौर शहर के लिए। लाहौरियों को लाइट मिल रही है आज के दौर में जो है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जो है इस वक्त शहर की तकरीबन 400 मेगा स्टोर्स हैं और 600 650 के करीब मार्केट्स हैं। उनमें से जो है मार्केट्स की तादाद जो है, सबसे बड़ी मार्केट आपकी हाल रोड है, शालम मार्केट है, जो मेन मार्केट है। कुछ ताजर तंजीमें हैं जो कह रही हैं कि हमें मुशावरत में नहीं लाया गया, जबकि मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद साहब ने अपने जो दफ्तर है नवे शाहराह पर, वहाँ पे तमाम ताजरों को बुलाया, वहाँ पे मीटिंग्स की। उन्होंने कहा ये ताजरों की हुकूमत है, हमने ताजरों की मुशावरत के बगैर आगे कदम नहीं उठाना, और ये तजवीज़ जो है वज़ीर आज़म साहब को पहुँचाई जाएंगी, क्योंकि वो इधर के वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। अब उनकी तजवीज़ जो है वो 1 हफ्ते से भिजवाई गई कि कई लोगों ने कहा कि रात को 9 बजे कर लें, कईयों ने कहा रात को 11 बजे कर लें, और कई लोगों ने 9 बजे पर मानने के बाद ये कहा कि ईद के दिनों में हमें छूट दी जाए ताकि हम कुछ अपना सिस्टम चला सकें।
इसके ऊपर जो है वो गौर जारी था, मशावरत हुई। परसों वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर मीटिंग बुलाई, इजलास हुआ, मशावरत हुई और कल जो है परसों रात को ये एक नोटिफिकेशन सामने आया जो कि कहा गया कि जो करियाना स्टोर है, बड़े स्टोर है, थोक मार्केट है, वो बंद की जाएगी 9 बजे और उसके बाद तमाम जो SOPs हैं वो भी बता दिए उसके ऊपर भी। अब ये SOPs कब तक रहते हैं? क्या ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रहते हैं? क्या ये पूरा साल रहेंगे? इसके ऊपर कोई आगे रोशनी अभी तक नहीं बताया क्योंकि आगे कोई इंतजाम नहीं है लाइट का, पानी कितना आएगा डेमो में, किस तरीके से चलेगा सिस्टम। अभी मौजूदा सूरत हाल है कि सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरह से काबू करती है हुकूमत। मगर मौजूदा सूरत हाल में इंतजामिया के तो काम यही होता है मॉनिटरिंग करना, जो इम्प्लीमेंटेशन करवानी है हुकूमत की तरफ से। लेकिन आगे सर हम लोग ये देख रहे हैं कि ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है और उसमें तो बड़ी गहमा गहमी होती है, तो क्या थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाएगी ताजरों को? कोई टाइम का उन्हें दिया जाएगा ज़्यादा? बड़ी ईद पे बाजारों से ज्यादा बकर मंडियों में रौनक होती है। हम बकर मंडियाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह 24/7 चलेंगी शहर में। और ईद से 15 दिन पहले वो मुख्तलिफ मुकामात पे शहर के आउटस्कर्ट्स में इस्टेब्लिश हो जाएंगी। ताजरों की बिल्कुल डिमांड है कि ईद से पहले हमें रिलैक्सेशन दी जाए। तो ये जो पाबंदियां हैं इसमें भी जो सैटरडे का दिन है, हफ्ते का जो रोज़ है, उस दिन पाबंदियों का इतलाक नहीं है। तो हफ्ते वाले दिन यूजुअली लोग शाम को लेट बाहर जाते हैं, तो उनकी शॉपिंग आवर्स भी ज़्यादा होंगे। उनके रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ पे अगर वो जाते हैं तो उसका भी टाइम अनलिमिटेड है। अच्छा, ठीक तो है। एक बात इसलिए, और ईद से हफ्ता पहले लाजमी गवर्नमेंट इसे रिकन्सिडर करेगी। हमने ताजरों से ये बात की हुई है मार्केट के आवर्स के लिए, और उस पे ईद से हफ्ता पहले फैसला ला। इतवार वाले दिन भी मार्केट्स बंद होंगी या खुली होंगी? नहीं, इतवार को तो वैसे ही बंद होती है। क्या पता ताजर आगे खोल लें। देखें, जो गवर्नमेंट के अहकामात हैं उसके मुताबिक हफ्ते में एक दिन मार्केटें बंद करनी है। पंजाब भर में कुछ अजला में जुमे को मार्केटें बंद होती हैं और कुछ में इतवार को बंद होती हैं। तो हफ्ते में एक दिन ऑफ करना है। जिस ताजर तंजीम ने अपनी मर्जी से वो जुमे या इतवार से एक दिन सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मवेशी मंडियों की सर आपने बात की है, तो कब से इसकी जो है तैयारी शुरू होने वाली है या लगने वाली है मंडियां? इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है जी। ये इंशाल्लाह हम 25-26 तारीख के आगे तैयार कर लेंगे। और शहर में पहले की तरह हम तकरीबन 10 के करीब मवेशी मंडियाँ लगाएंगे। ठीक है। और उसमें हमारी कोशिश है कि लोगों को और मवेशी पाल जो अफराद आएंगे उनको पूरी सहूलतें दें और फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएं, किसी से कोई चार्ज ना करें। लेकिन सर एक बीमारी भी तो आई हुई है जानवरों में, लंपी जो है वायरस आया हुआ है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने उस पे स्क्रीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। ज़्यादातर हमारा माल मवेशी जो लाहौर से बाहर से आता है, वो जिन अजला से आता है स्क्रीन होके आता है। और अगर उधर से नहीं आता, मंडी में कहीं आता है, तो वो एंट्रेंस पे रिपोर्ट होता है। हमारे लाइफ स्टॉक की टीम्स बैठी हैं, वो उसे स्क्रीन करती हैं, उसको अलहदा करते हैं। और वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्टेड है। लाहौर अब मंगल और बुध हमारी टीमें ज़्यादा एक्टिव होती हैं, क्योंकि बुध वाले दिन हमारी मंडी में ज़्यादा रश होता है। तो आम दिनों में तो वो नहीं है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो स्टैंड बाय होते हैं। अब जब हमारी मंडियाँ लगेंगी ईद कुर्बान के लिए, तो वो 24/7 उसमें ड्यूटी करें। 24/7 जो है वहाँ पे लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, और फ्री वैक्सीन भी करा सकते हैं अपने बड़े जानवरों और गाय को जिसमें लंपी स्किन डिजीज होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि इस तरह की बीमारियाँ जो है वो आ रही हैं। तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह के इंतजामात आपको उम्मीद है कि इस दफ़ा हो सकते हैं? इमरान, इस दफ़ा तो मंडियों के जो हमें ना वो जो शामियाने लगे हैं वो बार बार गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मानसून है और बारिशें बहुत हो रही हैं और 20% बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान है। इंतज़ामिया को इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत भी होगी और काम जल्द, क्योंकि जारी बात है नीचे जानवर हैं, ऊपर शामियाने लगे होने हैं, इनके कोई कैंपिंग वगैरह भी की होती है। तमाम जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं 13-14 कैंप्स लगते हैं अंदर, LWMC का, वासा का, 1122 का, हेल्थ वालों का, और तमाम जितने भी कैंप्स हैं लाइट महकमे लगा कर बैठे होते हैं। अभी देखें क्या पता, क्योंकि ये आर्जी मंडियाँ हैं और इन्होंने अपने 10-12 दिन निकालने होते हैं और ये 25-26 को स्टार्ट होने जा रहे हैं। 12 जुलाई को मेरा ख्याल है जो ईद आ रही है उससे 15 रोज़ पहले लगाने जा रहे हैं। अभी जो है मौजूदा सूरत हाल में जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हीट वेव है, जो कस्टमर आना है, ग्राहक आना है,
उसने पहले एक हफ्ता कबल ही निकलना है, और सही जो मंडी अरूज पर पहुंचनी है वो 3 से 4 दिन पहले हाँ जी। और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो 3 से 4 दिन पहले जानवर लेकर जाए, मगर इससे पहले इंतजाम होने हैं कि रैसल होनी है मंडियों में, बार बार दौरे होने हैं अफसरान के, तो ये सारी सूरत रूटीन हो गई है। तो रवायती मंडियाँ चल रही हैं, जिस तरह रवायती बाजार चलते हैं, रमज़ान बाजार, एग्जैक्टली तो उसके लिए इंतजाम जो है वो इसी तरह लगे रहते हैं। तो सर वासा के हवाले से, जैसे मानसून का प्री मानसून भी इस वक्त शुरू हो चुका है, और जैसे इमरान भी कहते हैं कि 20% जो है बारिशों का ज़्यादा इम्कानात है, तो क्या वासा के साथ इंतजामिया मिलकर क्या क्या इकदाम उठा रही है इस दफ़ा? अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हर टाइम रहता है, और प्री फ्लड अरेंजमेंट्स हमारे मुकम्मल हैं। वासा का, MCL का, सिटी गवर्नमेंट का, तमाम का बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है, इरिगेशन का भी, और हमने सोर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि शहर में इन 30-40 मुकामात पर ये नशेबी इलाके हैं, और बहुत ज़्यादा बारिश की सूरत में इधर पानी खड़े होने का अंदेशा है। उधर हमारी स्टैंड बाय टीम्स लगी हैं, हमारे डिवाटरिंग सेट्स लगे हुए हैं, सही। और वासा के अफसरान का हमने एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया हुआ है। रेन मीटर्स लगे हुए हैं, जिस इलाके में बारिश ज़्यादा होती है, जैसे अभी ये पहली बारिश सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट की सराउंडिंग में हुई थी, अराउंड 100 मिलीमीटर, और उसके बाद तकरीबन 50-60 मिलीमीटर जोहर टाउन के इलाके में हुई थी। तो जिस इलाके में बारिश ज़्यादा होती है उसके सोर पॉइंट्स पे सख्त मॉनिटरिंग होती है, और उसके डिस्पोजल स्टेशंस को उस फ्रीक्वेंसी से उसके इंजन ऑन किए जाते हैं ताकि विद इन मिनट्स वो क्लियर हो जाए। तो वी आर वेरी श्योर कि जो ही बारिश रुकेगी उसके 1 घंटे के अंदर अंदर शहर के तमाम इलाकों से हम पानी ड्रेन करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हर दफ़ा इमरान हम देखते हैं निकासी आपका मसला होता है मानसून में, खास तौर पर शहर लाहौर हो, क्योंकि प्लान शहर नहीं है, प्लान हो तो बाद ही कुछ हो रही है। यानी कि हम जोहर टाउन अगर एयरपोर्ट से निकले तो हम आए एक मुरिया पुल की तरफ, जहाँ पे हमने दिखाया कि बच्चे 6-6 फुट के अंदर जो है वो तैर रहे हैं, और अभी भी ऐसा ही होना है। इसलिए कि हर साल होता है, वहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। डी वाटरिंग सेट लगाए जाते हैं, जनरेटर लगाए जाते हैं, वहाँ से पानी निकालने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे चाहिए होती हैं। शक्कर गाड़ियाँ आती हैं, तमाम चीज़ें दिखाते हैं, हम साथ साथ दिखा रहे होते हैं, और पिछले 5 साल से हम रूटीन में ये दिखाते हैं जब मानसून आता है। सही। तो कोई ऐसा चीज़ जो है वो हुकूमत की तरफ से, देखिए वासा के पास तमाम तर वसाइल हैं, बिल्कुल और ऐसे वो हाँ उसने बहुत मेहनत की है, और बहुत तरीके से बहुत तेज़ी से लाहौर को कैप्चर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्ष्मी चौक था, जहाँ पे हमें टांगा जो है वो कम से कम उसका व्हील जो है वो पानी में दिखाई नहीं देता था, अब वो नज़र आना शुरू हो गया है। पानी जो है वो 1 घंटे बाद, डी साहब ने जो बात की है, अगर बारिश होती है तो पूरे तमाम जो बिरूने ममालिक भी हैं वहाँ पे भी एकदम पानी नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसे ही वो एक टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम होता है। मगर अगर कहीं पे जो सौर पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको पूरे साल में ठीक कर लें, और इसमें तारीखी इमारतें भी आ जाती हैं, और उसमें देखिए सौर पॉइंट, जहाँ पे सौर पॉइंट होगा वहाँ पे इर्द गिर्द के मकानात को भी खतरा पैदा हो जाता है, पानी की लीकेज हो जाती है घरों के अंदर। जैसे शुमाली लाहौर है, अंदरून शहर है, बहुत सारे ऐसे पोश इलाके हैं, उनके भी अंदर भी पुराने इलाके हैं। जिस तरह मार रोड के साथ अनारकली लगता है, अनारकली की जो मलिका गलियाँ सारी पुरानी है, टाउनशिप में पुराने घर है, इस्लामपुरा में पुराने घर है, गुलबर्ग के अंदर पुराने घर हैं। डीसी साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा इकदाम अच्छे किए जा रहे हैं, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी यही चाहते हैं कि अच्छा काम किया जाए इंतजामिया की तरफ से और इदारों की तरफ से भी। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब शहर लाहौर के मसाइल हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात करेंगे अब पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट के हवाले से। जनाब पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर खेल, हर मैदान और मुकाबले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी हमेशा अपना लोहा मनवाते रहे, वो चाहे पाकिस्तान में हो या फिर पाकिस्तान से बाहर हो।
और आज भी इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात ऐसे ही बच्चे, टैलेंटेड बच्चे से करवाने जा रही हूँ और कि जनाब वो मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करते हैं। बिल्कुल छोटा सा है लेकिन टैलेंटेड इतना है कि उसको काउंटिंग भी, वो भी जापानीज़ काउंटिंग आती है और कराटे उसने सीख रखे हैं और उनकी कहानी जानेंगे कब से वो ये चीज़ कर रहे हैं और उनके साथ साथ उनके कोच ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। तो जनाब उनको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अहमद हैं और उनके कोच शयान जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शयान साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और अहमद आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक हूँ। ठीक है सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अहमद आप ही से बात कर ले। ठीक है। अच्छा जी, घर बता के आए हैं कि आज आप टीवी पे आ रहे हैं? खुश हैं? बता के हूँ। बता के आए हैं? क्या बता के आए हो? बता के पता ही पहले से पता था कल जाना है। अच्छा, उन्हें पहले से ही पता था कि आपने कल जाना है टीवी पे। नाश्ता वगैरह करके आए हैं आप? करके पहले ही कर लिया। पहले ही कर लिया जी, पहले ही कर लिया है। कितने साल के हैं अहमद आप? 6 साल के हैं। ओके, और कब से आप ये मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं और जनाब इतना छोटा सा बच्चा है और बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये 6 साल का है, लेकिन इसका जब टैलेंट की बात करेंगे तो फिर हम सब हैरान रह जाएंगे। सर आपसे बात करना चाहूंगी, आप कब से कोचिंग कर रहे हैं और इससे पहले क्या कर रहे थे आप? कोचिंग तो मैं जी तकरीबन 2000 से कर रहा हूँ। अच्छा, सन 2000 से। ठीक है। लेकिन उसके पहले जो स्टूडेंट रहा वो जो मैंने सन शुरू जिस सन से किया वो 1982 से किया। 40 साल हो गए। ओके। उसके बाद मैं 1992 में चैंपियन बना। ठीक है। रावलपिंडी डिवीजन का। ओके। मेरी एक सबसे बड़ी अच्छी आदत है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैं कहूँ तो कहने को इंटरनेशनल कह सकता हूँ, नेशनल कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं रावलपिंडी डिवीजन का चैंपियन हूँ। मैं रावलपिंडी डिवीजन, मेरे बच्चे आल पंजाब हैं मगर मैं रावलपिंडी डिवीजन। तो उस वक्त 6 आदमी हम अपने क्लब से गए थे। अच्छा। HMC टेक्सला। 5 बच्चे हमारे हार गए थे और एक बच्चा वहाँ चैंपियन बना था जिसका नाम था जुल्फ़िकार हुसैन। और हमारा एक चकवाल में ना छोटा सा अखबार है धन कौन, तो उसमें जब लिखा हुआ है ना कि चकवाल का पहला चैंपियन जुल्फ़िकार हुसैन, तो वो एक तहलका सा मच गया। आज तो चैंपियन बच्चा बच्चा चैंपियन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रोज़ाना हम जब भी घर आते थे, कभी इधर से सूजा हुआ, कभी इधर से, तो उस दिन अल्लाह का शुक्र है लगी भी कोई नहीं कहीं। अच्छा। और फाइट भी जीत के आए। तो अम्मी को ना बच्चों ने पहले जाके बता दिया। अच्छा। कि आज आपका बच्चा जो इनाम लेके आया चैंपियन बना। तो कितनी खुशी होगी कि 3 माह मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, अपनी ट्रॉफी मुझे नहीं मिली। कभी ये ले जाता, कभी वो ले जाता, कभी वो ले जाता। मतलब वो सारे खुशी का प्यार इजहार कर के। रहे थे हाँ, ना, 3 प्यार कर रहे थे। पार्टियां हुई। हाँ। पहले बच्चों ने मुझे पार्टी दी, फिर मैंने बच्चों को दी। तो बड़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर आपने उसके बाद कोचिंग हाँ, का अब मेरे आगाज पास कर लिया। अब मेरे पास ये जो ब्लैक बेल्ट है ये 6th डैन है। ओके। इसका जो औहदा है उसको जापानीज में रेंशी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, वुसू इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एसोसिएशन। जापानीज की जैसे जुल्फ़िकार साहब आपने बात की है, जी। तो मैंने सुना है कि अहमद को जापानीज में काउंटिंग भी आती है। अहमद जी आती है भाई आपको ना। जापानीज में काउंटिंग आती है? थोड़ा आहिस्ता और थोड़ी लाउड आवाज में सुनाएं। हमें सुनाएं, फिर सुनाएंगे हमें आप। चले जी सुनाएं। इच नी सन शी गो रूप सिच अच क्यों जो। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है। ये 1 to 10 आपने हमें जापानीज में काउंटिंग सिखाई। किसने सिखाई आपको? सर ने सिखाई है। अच्छा जी, और इसके आगे भी सीखना चाह रहे हो आप? इसके आगे वही है काउंटिंग। अच्छा, इसके आगे वही है काउंटिंग। ठीक है। होता ये है कि हमारा जो काशन है ना वो चलता ही 10 तक है, तो हमें आती भी 10 तक है। जैसे हमने 5 किए, ये इच नी सन शी गो रुक सच हच क्यों जो। इसके बाद फिर जब हम 5 ही चेंज कर देते हैं, फिर ये लोअर किया, फिर अपर किया, फिर लोअर, उसके बाद यही रिपीट करते हैं। ओके, तो ठीक है। आप काता कौन सा कर रहे हो बताओ जरा। और कुछ करके दिखाओ हमें, किस तरह प्रैक्टिस किस तरह करते हो? जैसे सर ने किया है। यहाँ पे खड़े होके नहीं, ऐसे बैठ के। अच्छा बैठ के। हाँ, अच्छा ऐसे करो, ऐसा करो, ये देखो। हाँ 5 बनाओ, शाबाश करो। वाह वाह जी वाह। गो अंगूठा बाहर निकालो, अंगूठे बाहर निकालो, शाबाश। क्यों जो। चलो अपर चाप करके दिखा दो, अपर चाप, शाबाश। इच नी सन शी गो रूप सिच अच क्यों जो।
वाह जी वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। अहमद आपने तो बड़ा अच्छा किया है। तो अहमद आपको अपना खुद से शौक था कि आपने कराटे सीखने हैं, या किसी ने, मामा ने या पापा ने बोला कि नहीं अहमद तो मार्शल आर्ट्स करेगा, कराटे सीखेगा? खुद खुद से शौक था। कैसे शौक पैदा हुआ? बहन भाइयों को मारते थे बचपन में? मतलब अभी भी बचपन में ही है, 6 साल का बच्चा है, अभी भी बचपन ही चल रहा है इसका। एग्जैक्टली। तो बच्चों को या बहन भाइयों को मारते थे आप? सबसे पहले मैं ही हुआ था। और अच्छा, सबसे पहले अहमद ही हुए हैं, तो फिर कैसे वो मार सकते हैं किसी और को? ये भी अच्छी बात है। तो अभी जब आप ये सीख रहे हो तो अभी बच्चे आपको तंग तो नहीं करते? नहीं करते? क्यों? उनको पता है कि आप उनको कराटे से आप उनको हरा दोगे? मैं खुद उनको कराटे सिखाता हूँ। अच्छा, आप कराटे सिखाते हैं? कैसे सिखाते हैं? असल में मैम ये जो कराटे है ना जी, ये ना के लड़ाई करने का फन है, ये डिफेंस है ना, बल्कि पुरवकार और बाएतमाद जिंदगी गुजारने का फन है। हमारा जो स्टाइल है वो हम करते हैं क्योकुशिनकाई। अब हम वुसू में गए हैं, वुसू अच्छा। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट में। अच्छा, उसका मैं पहले आज से 2 माह पहले मैं उसका पाकिस्तान प्रेसिडेंट था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी क्या होगी कि मैंने 1-2 माह की कड़ी मेहनत के बाद मैं अब एशिया वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, ये तो आपने मेहनत की है, आपने उसमें जितनी ज्यादा तो जिद्दोजहद अब हमारे पास करेंगे, आप बच्चियां आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। अब हमारे पास बच्चियां कर रही हैं। अच्छा। बच्चियां हमारे पास थोड़ी सी नॉर्मल भी है, जिसके बेचारी के दोनों पाँव दोनों हाथ नहीं काम कर सकते। अच्छा। तो हम उसका भी इलाज कर रहे हैं। एक हमारे पास बच्चा है, अभी उसका मैसेज आया था, अगर आप सुनवाना चाहें तो वो बहुत उसकी मामा दुआएं दे रही थी, और वो भी थोड़ा सा और कहता है कि सर मुझे कह रहे थे कि मैं आपको दुबई लेके जाऊंगा, और मामा आप बताएं कि मैं आपको वहाँ से कैसा कपड़े ला के दूँ। तो माँ की इन माओं की दुआओं की वजह से बस ये चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आगे अहमद आपका कोई कंपटीशन आ रहा है कोई, उसमें आपने कराटे खेलने? दिसंबर में नेशनल टूर्नामेंट है। अच्छा जी, वहाँ कहाँ पे जाना है आपने? इधर ही सर करवा रहे हैं। करवा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आपका है? मेरा। ये कहाँ से मिला आपको सर्टिफिकेट? वो वर्ल्ड से। वर्ल्ड। और आपने फर्स्ट पोजीशन ली थी। वाह जी वाह। वो परली तरफ इवेंट लिखा हुआ है ना, काता आगे लिखा हुआ है। सही सही। काते को जापानीज में कहते हैं शैडो फाइट। शैडो फाइट का मतलब होता है अगायबी फाइट। अच्छा। काते का मतलब होता है, काता एक ऐसी परफॉर्म है कि अगर आप उसको सही मायनों में 2 दफा कर लें तो आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, वो आपकी पूरी प्रैक्टिस है। काता एक ऐसी चीज। तो अहमद कितने दिन में कितनी देर प्रैक्टिस करते हो आप? 2 घंटे से लेके 8 बजे 8:30 बजे तक। मतलब 2 घंटे आप जो है वो प्रैक्टिस करते हैं दिन में। तो स्कूल जाते हो? जाते हो। कौन सी क्लास में हो? 1 में हो। तो स्कूल में तो नहीं बच्चे आपको कहते कि हम तो आपको तंग करेंगे, मारोगे तो नहीं हमें? कौन से खुद ही बड़े दोस्त हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उसके दोस्त हैं जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कस्टम पब्लिक। तो बच्चे तो नहीं कहते हमें काता करके सिखाओ, या हमें कोई परफॉर्म करके दिखाओ, हमें भी सिखाओ? एक दो मैडम ने कह दिया ना, हाँ। मैं कराटे सीखता हूँ। अच्छा। तब से हेड बॉय भी बुलाता है। अच्छा जी, तब से हेड बॉय भी आपको बुलाता है। उसने आपसे दोस्ती कर ली होगी काता करने के लिए। सब अच्छा, काता करने के लिए वो आपको बुलाता है। ठीक है। उन्होंने फिर स्पेशल इसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं अपनी साइड पे लगाने के तो लिए। बड़े होके भी आपने अहमद यही करना है, कराटे करने हैं, ये कुछ और बनना है? कराटे करने हैं। कराटे करने हैं। फौज में जाना है ना। फौज में जाना है। चले, दैट्स गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो खाते क्या हो? क्या पसंद है? केला। केला पसंद है। अच्छा जी। और खाने में डिशेस में क्या पसंद है? बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, क्या पसंद है? चिप्स मंगरो भी खा नहीं रहा था। अच्छा जी, कुछ भी मिल जाए ना आप खा लेते हैं। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, 6 साल का बच्चा है और जनाब कराटे में अपना नाम बना रहा है। अहमद, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और आपके लिए भी बेस्ट विशेस, और आप भी इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और बच्चों को जो हमारा मुस्तकबिल है इनको अच्छे तरीके से सिखाएं। और आप लोगों से भी अगर यही कहूँगी, अगर आप लोग भी अपने बच्चे को कराटे सिखाना चाहते हैं तो आप इनसे राबता कर सकते हैं। अब आपने मुझे इजाजत देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब से दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।